Hello everyone, today we are going to discuss the next topic of coordination compound, that is factors affecting the magnitude of delta. Delta is the crystal field splitting कि जो हमारा जो गैप होता है ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल के केस में ये जो गैप होता है T2G और EG का, ये हमारे कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये गैप कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, जिसको हम बोलते हैं कि ये किस पे डिपेंड करेगा। कुछ फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट फैक्टर हम देखेंगे कि ये हमारा डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लीगेंड, यानी कि लीगेंड की स्ट्रेंथ पे कि लीगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। अगर मान लो स्ट्रॉन्ग लीगेंड है तो उसके केस में जो गैप हो जाता है T2G और EG के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाती तो वो हमारा T2G में ही नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे D4 है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन हमारा T2G में ही आने लगेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि हाई जो स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं वो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जबकि वीक लीगेंड उनके केस में पेयरिंग नहीं होती तो वो इलेक्ट्रॉन ऊपर चला जाता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाने लगता है। हाई स्पिन मतलब क्या होता है कि S की वैल्यू लार्जर होगी, ठीक है, और लो स्पिन में S की वैल्यू जो S ऑर्बिटल नहीं, S जो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। लो स्पिन के केस में कम और हाई स्पिन के केस में S की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, इसलिए वहाँ पर हम हाई स्पिन बोलते हैं। ओके, अब वो फैक्टर्स क्या क्या है वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले बस आपको इतना पता होना चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है कि ये जो d ऑर्बिटल्स होते हैं ये स्प्लिट करके T2G और EG सेट बनाते हैं। अब ये गैप कितना ज़्यादा होगा कितना कम होगा उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट फैक्टर है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। फर्स्ट फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन। तो अगर हम देखें मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा +2 +3 कुछ भी हो सकती है, तो ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट पे डिपेंड करता है। तो कैसे डिपेंड करेगा, अगर मैं बोलूँ मेरे पास दो कॉम्प्लेक्स हैं CuNH3 का होल 6 2+ और यहाँ पर जो इसकी स्प्लिटिंग कुछ है और ये है मेरे पास CuNH3 का होल 6 3+। इसमें जो स्प्लिटिंग है ये CF3 है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है, ये हमारी इतनी है, यानी कि जो गैप है वो हमारा बेसिकली इतना है ऑक्टाहेड्रल के केस में। तो अगर हम देखें ये हमारा गैप है ये इसके केस में फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है और ये सेकंड। इसमें अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट देखें मेटल की, अमोनिया पे 0 चार्ज होता है, इस तरीके से निकालते हैं, 0 चार्ज है तो 2, तो यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 आ गई। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि मेटल पे हमारा कितना चार्ज है, कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है 2 है, जबकि यहाँ पर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी कितनी है X+0 बराबर, ये जो चार्ज है इसको हम यहाँ रख देते हैं तो X बराबर 3, यानी कि यहाँ पर जो कोबाल्ट है वो हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो हम बोलते हैं जितना ज़्यादा मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उतना ही ज़्यादा हमारा स्प्लिटिंग बढ़ती है। यानी कि अगर मैं बोलूँ तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द स्प्लिटिंग, हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द डेल्टा, यानी कि गैप हमारा बढ़ जाता है। जितना ज़्यादा क्या होता है, जितना ज़्यादा हमारा गैप होगा, जितना ज़्यादा हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, जैसे +2 से +3 1 इंक्रीज़ कर गई तो अगर हम देखें तो इतना ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है हमारा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो डेल्टा होता है, गैप होता है T2G और EG के बीच में, वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन पे डिपेंड करता है। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया, ये इसलिए होता है क्योंकि देखो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा मेटल के पास, सपोज ये +2 है हमारा और ये +3 है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, ये +3 है, तो जितना ज़्यादा प्लस चार्ज है उसका क्या मतलब है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो लीगेंड उतना ज़्यादा अप्रोच करेगा, क्योंकि लीगेंड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेकर के आता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है तो उतना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है और जितना ज़्यादा मेटल लीगेंड इंटरेक्शन होगा उतना ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। ओके, इसका रीज़न ये है। अब हम नेक्स्ट फैक्टर डिस्कस करते हैं
कि नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द डी ऑर्बिटल। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करता है। और हमें पता है ट्रांजिशन सीरीज हमारी 3D 4D और 5D ये इस टाइप की होती है, और नीचे जाते जाते n की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो 3 4 5 जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो स्प्लिटिंग हमारी इंक्रीज करती है। यहाँ से हमारा क्या होता है कि पहले हमारी क्या करती है 30 to 50% इंक्रीज करती है। मतलब पहले हमारी यहाँ से जब जाते हैं तो 30% और यहाँ जाते हैं तो 50% इंक्रीज कर जाती है। और क्या स्प्लिटिंग, ये स्प्लिटिंग की हम बता रहे हैं कि 3D से 4D जाते हुए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है तो स्प्लिटिंग बढ़ जाती है। तो इसका रीज़न हम देखते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो शेल नंबर इंक्रीज करते हैं। शेल नंबर इंक्रीज करेंगे तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये अभी शेल है हमारा सपोज 3D का है, तो 4D में अगर हम जाएंगे तो इस तरीके से और शेल नंबर इंक्रीज कर जाते हैं। ये 4D है और इसी तरीके से हमारा ये 5D होता है। इस तरीके से हमारे शेल नंबर बढ़ते जाते हैं। ये हमारा 5D का है, तो 3D 4D 5D इस तरीके से जा रहे हैं। तो अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब क्या होती है हमारी, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन पर यूनिट एरिया, कि कितने पर यूनिट एरिया में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट है। और हमें पता है जैसे जैसे एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम में हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पर यूनिट एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी हमारे क्या होंगे। सपोज पहले इतने एरिया में 10 इलेक्ट्रॉन थे, अब मान लो इतने ही एरिया में हमारे 15 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो क्या होगा एरिया वाइज इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहे हैं लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो हमारी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी तो लीगेंड जो होंगे वो अप्रोच करेंगे मेटल कैटायन को उतना ही, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो मेटल के लीगेंड के पास क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, और वो लीगेंड क्या करेंगे लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं मेटल को, तो वो ज़्यादा अप्रोच करेंगे, और जितना ज़्यादा अप्रोच करेंगे उतना ही ज़्यादा क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। क्योंकि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है कि इट इज़ द इंटरैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लीगेंड, जितना ज़्यादा इंटरैक्शन होगा उतनी ही ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। तो हमारा ये सेकंड फैक्टर हो गया। नेक्स्ट फैक्टर हम देखते हैं, तो ये ध्यान रखना जो हमारे 4D और 5D कॉम्प्लेक्स होते हैं, 4D 5D वाले, वो हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका रीज़न मेन यही होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है। तो हमेशा ऑलवेज फॉर्म्स लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, जैसे कि रोहेडियम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मरकरी और पैलेडियम, प्लैटिनम, ये सब हमारे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। अब हम बोल रहे हैं नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ नेचर ऑफ लीगेंड। ये नेचर ऑफ लीगेंड पे भी डिपेंड करता है कि हमारा लीगेंड का नेचर कैसा है। जैसे मैंने बताया था एक स्ट्रॉन्ग लीगेंड भी हो सकता है, वीक लीगेंड भी हो सकता है। तो ये हम एक्सप्लेन करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के थ्रू। एक होती है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमें क्या बताती है कि कौन सा लीगेंड स्ट्रांग होगा। ये एक सीरीज़ है, जो लीगेंड पहले होगा वो हमारा स्ट्रांग होगा, और जैसे जैसे ऑर्डर डिक्रीज होता रहेगा जो उनकी स्ट्रांगनेस है वो कम होती जाएगी, यानी फिर वीक लीगेंड आना शुरू हो जाते हैं। तो हम मैं एक सीरीज़ लिख देती हूँ, उसके बेसिस पे आप पता लगा सकते हैं कौन स्ट्रांग लीगेंड है कौन वीक लीगेंड है। अब हम देख सकते हैं ये हमारी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है, इसमें क्या हो रहा है, ये वीक लीगेंड है। वीक लीगेंड यहाँ से हमारे स्ट्रांग होते हैं, ये सबसे ज़्यादा CO स्ट्रांग लीगेंड होता है पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में। इस तरीके से हमारी स्ट्रांगनेस डिक्रीज करती जाती है। तो सबसे ज़्यादा हम देखेंगे तो क्या होता है CO हमारा लीगेंड स्ट्रांग होता है। तो ये हमारा सबसे स्ट्रांग लीगेंड है, ये हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है स्ट्रांग लीगेंड, और इस तरीके से स्ट्रेंथ हमारी डिक्रीज करती रहती है। ये हमारे वीक लीगेंड होते हैं।
ठीक है। जो हैलाइड्स होते हैं वो हमारे वीक लिगेंड होते हैं, और इंटरमीडिएट लिगेंड में हमारे कहाँ से आ जाते हैं, ये जो हमारे ग्लाइसिन और ये अमोनिया, यहाँ से हमारे क्या हो जाते हैं, इंटरमीडिएट लिगेंड हो जाते हैं। मतलब इनका नेचर हमारा मेटल पे डिपेंड करेगा किस टाइप का नेचर शो करेंगे। तो ये हमारे क्या होते हैं, वाटर भी वीक लिगेंड है, लेकिन अगर हम अमोनिया से देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, तो इंटरमीडिएट लिगेंड होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इनको याद रख सकते हैं कि हमारा जो हैलाइड्स है वो वीक लिगेंड है, COCN माइनस ये सब सी एल्काइल वाले हैं, NO2 माइनस है, PHEN है, ये सारे कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो हमारा एक फैक्टर ये हो गया कि नेचर ऑफ लिगेंड, कि नेचर कैसा है लिगेंड का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। बस आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो हमारा पेयरिंग क्या होगी, पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि गैप ज़्यादा होगा, और वीक लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, यानी कि गैप कम होगा। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा नंबर ऑफ लिगेंड, कि जितने ज़्यादा लिगेंड्स होंगे उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होगी। अगर हम बोलें ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के केस में, तो वहाँ पर क्या होता है, 6 लिगेंड है, यहाँ पर 4 लिगेंड है, तो 6 लिगेंड के केस में हमारी स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है ऑक्टाहेड्रल के केस में, इसीलिए टेट्राहेड्रल से ज़्यादा। तो ये हमारा डिपेंड करता है नंबर ऑफ लिगेंड से। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको याद रखनी है कि एक हमारा होता है स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में हमारा इस गैप क्या होता है, 4 ही लिगेंड होते हैं हालांकि यहाँ पर, लेकिन ये एक्सेप्शन मान लो या फिर इसका रीज़न होता है कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में हमारी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो ज़्यादा होती है किससे, ऑक्टाहेड्रल से। हालांकि 6 लिगेंड है, यहाँ पर 4 लिगेंड है, तो स्प्लिटिंग कम होनी चाहिए थी स्क्वायर प्लानर में। लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो रीज़न क्या है, इसका रीज़न होता है क्योंकि जो 4D और ये जो हमारे स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ये हमारे 4D और 5D सीरीज़ बनाती है। 4D और 5D सीरीज़ यानी कि ये जो पैलेडियम और प्लैटिनम ये वाले मेटल हमारे क्या बनाते हैं, स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनमें D8 कन्फिग्रेशन होती है। तो हमें पता है कि 4D और 5D में अभी हमने डिस्कस करा था, जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है तो स्प्लिटिंग बढ़ती है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला फैक्टर डोमिनेट कर जाता है बजाय कि लिगेंड के। तो हमने पढ़ा था कि 4D 5D फैक्टर जो 4D और 5D सीरीज़ होती है वहाँ पर ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है, चाहे लिगेंड हमारा स्ट्रॉन्ग हो या वीक है उस पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरीके से इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्सेस में हमारा जो 4D और 5D वाला फैक्टर काम करता है, इसीलिए यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है बजाय कि ऑक्टाहेड्रल के। ठीक है, यहाँ पर ये वाला फैक्टर मत काउंट करना कि 4 लिगेंड है तो स्प्लिटिंग कम हो जाएगी। स्प्लिटिंग हमारी इसमें ऑक्टाहेड्रल से ज़्यादा होती है, इसका रीज़न होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एक हमारा लास्ट फैक्टर है 5th, कि नंबर ऑफ d electrons if complexes have same oxidation state। अगर जैसे हमने फर्स्ट फैक्टर पढ़ा था जिसमें अगर हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट हुई, अगर जिसमें ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट हुई तो उसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर हम अगर बोल रहे हैं अगर 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जिनमें ऑक्सीडेशन स्टेट सेम हो गई, तब क्या होगा, तब हम देखते हैं जो नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जितने ज़्यादा होंगे उतनी ही हमारी स्प्लिटिंग कम होती है, यानी इन्वर्सली रिलेशन होता है। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्वर्सली रिलेशन है, जैसे D1 है और D2 है, तो जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसमें हमारी स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हमारे कहाँ हो गए, कम हो गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो लिगेंड ज़्यादा अप्रोच करेंगे, और जितना ज़्यादा लिगेंड मेटल का अप्रोच होता है उतनी ज़्यादा स्प्लिटिंग होती है। तो इन्वर्सली रिलेशन हो जाता है यहाँ पर। ओके गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।